Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to all of you at Tech Minds training program. This is me Aisha Munawar and I am founder of Tech Minds and also web developer by profession. बेसिकली ये जो कोर्स हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम का टेक माइंड्स में स्टार्ट किया है, ये स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए हमने ये कुछ कोर्सेज इजीली डिज़ाइन किए हैं और ये बजाते खुद मैंने इसको डिज़ाइन किया HTML का क्रैश कोर्स। बहुत सी रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं इसमें हर कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको अगर बिगिनर्स भी हैं, अगर तो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको नहीं पता कि HTML क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, इसमें HTML का क्या रोल है, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल भी ए टू जी कुछ नहीं पता, तो मैं शुरू से लेके एडवांस तक, बेसिक टू एडवांस लेकर चलूंगी ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आप कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और वहां पर भी आप लोग बता सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे कम्युनिटी में मेंबर्स हैं, वो उनको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारी कम्युनिटी में भी बता सकते हैं। ठीक है, जो डिस्कशन का ग्रुप है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर तो आपको नहीं पता कि वेब डेवलपमेंट क्या है और इसका जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा उस बारे में बता देती हूँ कि एक होता है वेबसाइट का फ्रंट इंटरफेस। ठीक है, जो कि यूजर इंटरफेस से कहते हैं, कि जो फ्रंट पे हमें एक वेबसाइट बनाई दिख रही होती है। ठीक है, तो उसका हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। उसमें हमारी कुछ लैंग्वेजेस होती है, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, एक प्रॉपर वीडियो जिसमें फुल आपको बताऊं कि फ्रंट एंड क्या होती है, बैक एंड क्या होती है, कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो फ्रंट एंड में यूज होती है, फ्रेमवर्क्स वगैरह के बारे में सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन इसको मैं चाह रही हूँ कि टाइम वेस्ट किए बगैर में HTML का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसमें जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली HTML जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। तो मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको उसका एक फर्स्ट स्टेप है HTML। ठीक है, वो उसके बाद हम CSS देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ HTML देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में CSS, फिर जावास्क्रिप्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि HTML क्या होती है, इन्वायरमेंट कौन सा हम यूज करेंगे जिसमें हम लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट लाइक वेब डेवलपमेंट में या वेबसाइट पर हम लोग HTML के थ्रू कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अब लिस्ट भी बना सकते हैं, कैसे लिस्ट बना सकते हैं, उसके लिए कौन से टैब्स यूज होते हैं, कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, कौन सी चीजें हैं जिसको हमने देखना है। ठीक है, जो इसके सिंटैक्स में आती हैं। इसके साथ साथ हम लोग एंकर टैग्स देखेंगे, लिंक्स देखेंगे, इमेजेस कैसे डाल सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट में ये देखेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट पर ऑडियो या वीडियो कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, टेबल्स कैसे बना सकते हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंटरेस्टिंग जो एक एलिमेंट मुझे लगता है फॉर्म्स का, तो उसको देखेंगे। सिमेंटिक HTML देखेंगे, सिमेंटिक HTML क्या होती है, उसके कौन कौन से टैग्स हैं इंपॉर्टेंट, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और CSS को हम HTML में कैसे लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम CSS इतनी ही देखेंगे कि हम HTML के पेज पे अपनी CSS को कैसे ऐड करवा सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम CSS का पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि HTML क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं थेरेटिकल थोड़ा सा बताऊंगी, मैंने नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को अगर तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने सेमेस्टर में HTML का या वो वेब डेवलपमेंट का प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को कुछ थेरेटिकल चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए। तो इस सारी थेरेटिकल चीजें भी मैं इन्वॉल्व करूंगी, उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ भी दिखाऊंगी और एग्जाम्पल्स के तौर पर भी आपको बताऊंगी कि जो मैं बात कर रही हूँ वो क्या है। ठीक है, HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है ये, इसे हम वेब पेज का बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको बैकबोन क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। स्ट्रक्चरिंग कंटेंट, HTML जो है वो हमारी हेल्प करती है इन ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट ऑन द वेब। ठीक है, हमारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में वेबसाइट पर हेल्प करती है। और HTML जो है वो ऑल वेबसाइट्स रिलाई ऑन HTML फॉर स्ट्रक्चर। हमारी सारी वेबसाइट्स जो है वो HTML पर रिलाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दो एग्जाम्पल इस यहाँ पर कोट करूंगी और उससे बताती हूँ। आप एक वेबसाइट को एक ह्यूमन बॉडी से रिलेट करें या फिर बिल्डिंग से रिलेट करें। ठीक है, ह्यूमन बॉडी से जब हम रिलेट कर रहे हैं तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, ठीक है, हमारी प्लेसमेंट ऑफ हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो सारा HTML है। हमारा नाक कहाँ है, आईज कहाँ पर है, हमारा बॉडी शेप कैसा है। ठीक है, सॉरी, शेप CSS में आ जाता है, मतलब हमारा जो भी जितनी भी हमने स्पेस ली हुई है। ठीक है, लाइक वॉल्यूम आप कह रहे हैं, आप इसको
इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो भी बॉडी का, हमारा हार्ट कहाँ पर है, लोकेशन, हर चीज की लोकेशन, उसको, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, ठीक है, जो कंटेंट की बात की गई वेबसाइट पर, उसको अगर हम बॉडी में रिलेट करें तो वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ पर है। और इसी तरह अगर मैं एक वेबसाइट को एक बिल्डिंग से रिलेट करूँ, तो बिल्डिंग में जैसे आर्किटेक्चर सबसे पहले उसका एक मैप डिजाइन करते हैं, उसके बाद उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, रूम्स ये देखते हैं कि ये वाला रूम कहाँ पर है, किचन कहाँ होगा, किचन के साथ क्या होगा, ड्राइंग रूम कहाँ पर होगा, ठीक है। इसी तरह कितने रूम होंगे, रूम की लोकेशन क्या होगी, फ्लोर्स कितने होंगे, ठीक है, ये सारा कुछ, स्टेयर्स कहाँ कहाँ होंगी, ये सारा कुछ जो है वो HTML में हम लोग बताते हैं, खुद कोडिंग करके हम बताते हैं कि हमने अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस पे CSS और जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा आपको बताऊं यहाँ पर, तो CSS और जावास्क्रिप्ट, CSS जो है वो ब्यूटीफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अपने उसकी एक लाइक एक ब्यूटीफुल एक शक्ल दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि CSS बिल्कुल ही एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद सॉरी, HTML बिल्कुल ही एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो CSS है, उसमें हम लोग बताते हैं कि हमारी शेप कैसे होगी, कलर क्या होगा, इस चीज का कलर क्या होगा, इस रूम का कलर क्या होगा, ठीक है, सीलिंग जो सीलिंग है वो कैसी होगी, ठीक है, कलर्स कौन कौन से यूज होंगे, पेंट वगैरह क्या होगा, ठीक है, शेप्स बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी CSS बिल्डिंग में भी बता दी क्या होती है, और बिल्डिंग में भी जो हमारी शेप है, कलर है, ठीक है, सारा कुछ जो कह सकते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल, ये सारा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि एवरीवन इज वेरी ब्यूटीफुल। अपने आप को बिल्कुल भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार मत कीजिएगा। आप डेवलपर हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, जो कोई भी है, आप सबसे पहले तो एक इंसान है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको मुकम्मल बनाया है, ठीक है। बिल्कुल भी अपने आप को एक कंपैरिजन जिसे कहते हैं, कंपेयर मत कीजिए किसी को, किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन खुद के साथ कीजिए, ठीक है, खुद के साथ compete करें, आप खुश रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर आपको CSS की समझ आ गई है कि ब्यूटीफाई करने के लिए होता है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो बिहेवियर को शो करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, हमारे फंक्शन को शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ब्रेन है वो हमारी सारी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह जो जावास्क्रिप्ट है वेबसाइट्स में, वो बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बिल्डिंग में एग्जांपल ले लूं, तो बिल्डिंग्स में क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो भी काम है, स्विच वगैरह का, ठीक है, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, स्विच ऑफ करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, फैंस का इसी तरह से, ठीक है। तो ये सारा जावास्क्रिप्ट भी हम वेबसाइट पे जब इसको डालते हैं, तो हम लोगों का यही होता है कि अगर एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग ये वाला बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद ये करेंगे तो हमारी ये फंक्शनलिटी हो जाएगी, ठीक है, इसने ये परफॉर्म कर देना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है। HTML सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि ये चीज कहाँ होगी। CSS उसको ब्यूटीफुल करता है, ठीक है, उसमें हम लोग उस पर बहुत सारी लेआउट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कलर्स, थीम, बहुत कुछ, ठीक है, मार्जिन, पैडिंग, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसका बिहेवियर को, उसके अंदर फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलें, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोगों को HTML क्यों सीखनी है, जैसे कि अभी बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये रिलाई करिए पूरी वेबसाइट। जैसे कि स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो हम फंक्शनलिटी कैसे डालेंगे, स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो स्टाइलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले HTML के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, स्ट्रक्चर कोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है HTML का। इसके ही थ्रू सारे इंटरफेसेस डिजाइन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग कौन से टूल्स यूज करने वाले हैं अपनी कोडिंग में। सबसे पहले तो कोड एडिटर्स होते हैं। कोड एडिटर्स क्या होते हैं, VS कोड, सबलाइन टेक्स्ट, बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, कोडिंग के लिए। मैं आपको कोड एडिटर्स का भी बता देती हूँ कि हम लोग कोड एडिटर्स क्यों यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने वर्ड प्रोसेसर यूज किया होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट क्या करता है, प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह नोट पैड हमारे नोट कीपिंग करने में हेल्प करता है। इसी तरह जब हमने कोड लिखना होता है ना, तो उसके लिए अलग फंक्शनैलिटीज होती हैं, अलग उसके लिए हमें फीचर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इन्हांसमेंट, फीचर को इन्हांस करने के लिए जो कोड एडिटर्स होते हैं वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। मैं जो कोड एडिटर यूज करने वाली हूँ वो VS कोड का, मैं आपको बता, अगर तो आपके पास VS कोड नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने जाके VS कोड को सबसे पहले डाउनलोड करना है, ठीक है। VS कोड को डाउनलोड करें, सबसे पहले लिंक आ रहा है आपके पास, डाउनलोड स्टूडियो कोड, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और इसमें हमारे पास, अगर आप मैक मशीन पे हैं तो आप मैक वाला डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करें। लिनक्स पर है तो आप ये वाला करेंगे, और अगर विंडोज मशीन पे है तो ये करेंगे। मैं विंडोज मशीन पर हूँ तो मैं इस वक्त विंडोज वाला करूंगी। ये स्पेसिफिकेशन विंडोज 10 11 के लिए मैंने जो है विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे आइकन। तो मैं यहाँ पर दोबारा डाउनलोड नहीं करूंगी, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये आपके पास इस तरह से एक आइकन बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, कुछ एक्सटेंशंस में आप लोग को डाउनलोड करवाऊंगी। एक्सटेंशंस क्या होती हैं, एक्सटेंशन जो है वो हमारे फीचर्स को इनहांस करने के लिए हम लोग कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे प्लगइन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये हमें हेल्प आउट करते हैं कोड को फास्टेस्ट वे में लिखने के लिए, ठीक है। टेस्टिंग ब्राउजर्स आपके पास, टेस्टिंग ब्राउजर्स में क्रोम हो तो बहुत अच्छी बात है। फायरफॉक्स पे, क्रोम में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लोग क्रोम भी डाउनलोड इंस्टॉल कर लें।
ठीक है। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को खोलेंगे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो इस तरह से आपके पास आपके कंप्यूटर में, आपकी मशीन में एक आइकन बन चुका होगा अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है। मैं यहाँ से न्यू विंडो खोल रही हूँ। ठीक है, तो न्यू विंडो मैंने खोली। आपके पास भी कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस है वो खुल ओपन हो रहा होगा। ठीक है, ये मैंने इसका थोड़ा सा जो फोंट साइज है वो इंक्रीज किया हुआ है ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। यहाँ से अगर आपके पास ये रिसेंट नहीं भी शो हो रहा, आपने क्योंकि अभी डाउनलोड किया, तो इट्स टोटली ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। HTML बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ, इंशाल्लाह आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहाँ से जाके अपने एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन का एक आइकन है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लाइव सर्वर एंटर कर, ठीक है, लाइव सर्वर लिखें, लाइव सर्वर। और लाइव सर्वर को सबसे पहले जाके आप इंस्टॉल कर लें। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मुझे अनइंस्टॉल के ऑप्शन दे रहा है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल के ऑप्शन दे रहा होगा, आपने इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इजीली अपने कोड को देख सकेंगे क्रोम पर जाके। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लोरर खोल रही हूँ। ठीक है, मैं आपको फोल्डर्स भी अभी बताऊंगी। सबसे पहले हम चलते हैं कि ये सब कुछ हमने देख लिया। इसके बाद ये वही है कि इंस्टॉलिंग एक्सटेंशन, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आपने लाइव सर्वर को करना है। ठीक है, ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, तो आप इन नोट्स को अपने अपने पास भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स जो है वो एक बहुत ही मजे का स्टेप होता है। जब भी आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग नोट्स बनाएं और साथ साथ अपने पास नोट डाउन करें, ताकि इन फ्यूचर जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप वहां से ओवरव्यू ले सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग अ सिंपल HTML पेज। मैं आप लोग को बताती हूँ कि HTML का स्ट्रक्चर क्या है, उसका पेज हम कैसे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कोड एडिटर, यहाँ पर इसको मैं खत्म करती हूँ। ठीक है, आपके पास इस तरह से शो हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने डेस्कटॉप पर एक सिंपल एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर, और उसका मैं नाम रख देती हूँ HTML क्रैश कोर्स के नाम से। ठीक है, HTML क्रैश कोर्स। ठीक है, ये मैंने एक बना लिया अपने पास एक फोल्डर। अब मैं इसको अपने वी कोड में ओपन करूंगी। यहाँ पर ओपन फोल्डर की ऑप्शन आ रही है, अगर नहीं आ रही है आपने सिंपल फाइल में जाना है। यहाँ पर फाइल में जाकर आपके पास ये ओपन फोल्डर की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है ओपन फोल्डर, वहां से भी कर सकते हैं। सिंपली मैं डेस्कटॉप पे जाती हूँ और मैं HTML का क्रैश कोर्स का जो फोल्डर बनाया है, मैं उसको जाके सिलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। अब मेरे पास VS कोड में कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है और HTML का क्रैश कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ आ गया सामने। यहाँ पर अब इसके बाद एक छोटा सा आइकन बना हुआ है प्लस साइन के साथ, और ये फाइल का आइकन है। ठीक है, यहाँ पर न्यू फाइल लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक फाइल बनूं। सबसे पहले जब हमें कोड करना है ना, तो हमें एक HTML के नाम से फाइल बनाने पड़ेगी। जैसे कि हम लोग जब डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो डॉट डॉक्स के नाम से बनाते हैं, डॉट PPT के नाम से सेव करते हैं उनको। ठीक है, डॉट TXT फाइल्स होती हैं। अगर आप लोगों ने कॉलेज वगैरह में थोड़ी सी कोडिंग HTML की पढ़ी है, तो उसमें आप लोगों के टीचर्स ने, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को भी जो प्रैक्टिस कराई गई थी वो यही थी कि डॉट TXT फाइल्स पर डॉट TXT जो थी मतलब ठीक है, उस पे हम लोग डॉट HTML के नाम से एक फाइल बना लेते थे, वो क्रोम पर ओपन होती थी, उसमें कोडिंग करते थे। लेकिन बिल्कुल भी उसमें फीचर्स नहीं होते हैं। तो VS कोड को मैं इसीलिए आप लोग को रेकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग अगर फुल टाइम डेवलपर बनना चाहते हैं, अपने आप को एक डेवलपर इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, ठीक है, एक डेवलपर के तौर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप एक कोई भी एडिटर यूज कर लें, कोई भी सबलाइम टेक्स्ट यूज कर लें, विजुअल स्टूडियो कर लें। ठीक है, तो मैं विजुअल स्टूडियो कर रही हूँ, आप मेरे साथ कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो करें। न्यू फाइल मैंने यहाँ से जाके क्रिएट की और मैं यहाँ से index.html के नाम से एक फाइल बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने एंटर किया तो ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये HTML का जो जो भी आइकन होता है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो गया। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लोग जो मेन HTML की फाइल होती है ना, उसको इंडेक्स के नाम से करके भी गुड प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर तो आप इसको करते हैं तो एक बहुत अच्छे डेवलपर हैं। ठीक है, तो अभी से ही आप लोग ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी फाइल्स बनती है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट जब बना रहे होते हैं हम लोग, तो मेन फाइल को हम index.html के नाम से रखते हैं। उसके बाद हम projects.html, जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ये जो भी contact.html, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो index.html में हम लोगों ने जो कोड लिखना है वो क्या है, वो कैसे है, उसका सिंटेक्स क्या है। वैसे तो बहुत लंबा कोड है, लेकिन बहुत विजुअल स्टूडियो हमने डाउनलोड इसीलिए किया है क्योंकि इनके इसके फीचर्स बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक्सक्लेमेशन साइन एंटर किया है और यहाँ पर मुझे एमिड एब्रीविएशन के नाम से एक नीचे शो हो रहा है पॉपअप। मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली इस पे एंटर क्लिक करूंगी और मेरे पास सारा उसका जो स्ट्रक्चर है HTML का वो शो हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके सामने कर रही हूँ, मैंने एंटर प्रेस किया और मेरे सामने उसका सारा कोड, जो भी उसके एक मेन सिंटेक्स था HTML का, वो सारा मेरे सामने आ गया। ठीक है, इसमें कि डॉक टाइप HTML होता है, ठीक है, हेड होता है मेन, उसका बॉडी होती है, ठीक है, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारा मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ आप ये देख लें कि आपने इसको कैसे लाना है। मैं दोबारा से करके दिखा देती हूँ। मैंने एक्सक्लेमेशन साइन प्रेस किया, उसके बाद मैंने एंटर दबाया, तो मेरे पास ये सारा कोड आ गया। ठीक है, मैंने कुछ भी खुद नहीं लिखा, ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ मेटा टैग्स हैं,
ये हम बाद में देखेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पर इरेज करके मैं लिखती हूँ HTML क्रैश कोर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया HTML क्रैश कोर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको अपने ब्राउजर पे कैसे देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई है। आप चाहें तो आप राइट क्लिक करें अपने यहाँ पर और ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करें, ठीक है। या फिर यहाँ पर नीचे गो लाइव की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। गो लाइव ज्यादा ईजी है, नहीं आ रही अगर कोई मसला नहीं है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। या आपको नहीं मिल रही तो यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करें, तो ये हमें ब्राउजर पे ले जाएगा, ठीक है। रिडायरेक्ट करवा देगा ब्राउजर पे, और यहाँ पर हम लोगों को ये एक खाली ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, एक ब्लैंक पेज दिखा रहा है। यहाँ पर ऊपर index.html लिखा हुआ है। index.html जो हमने अभी, ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस जो हमें उसने असाइन कर दिया है, ठीक है। और index.html है ये जो है, जो अपनी फाइल का नाम रखे वो आ गई। और यहाँ पर HTML क्रैश कोर्स, आप ऊपर के टैब में ना HTML क्रैश कोर्स लिखा हुआ आ रहा है। ये क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि हमने टाइटल में उसको HTML क्रैश कोर्स का नाम दिया है। अगर मैं इसको यहाँ टाइटल में जाके इसको चेंज करूँ, टेक माइंड्स, ठीक है, माइंड्स यहाँ पर ये लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसने चेंज किया है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिएगा इसने चेंज कर दी है, टेक माइंड्स HTML क्रैश कोर्स कर दिया, ठीक है। तो जो भी हम टाइटल में लिखेंगे वो हमारा टैब पे शो होगा, ठीक है। तो आप जो भी चाहते हैं शो हो वो वहां पर आप लिख लें, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमने ये देख लिया कि हमारा जो मेन सिंटेक्स है वो क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेजेस, दे कंसिस्ट ऑफ टैग्स, कंटेंट एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब HTML एलिमेंट्स में हमारे पास बहुत से टैग्स आ जाते हैं, कंटेंट आ जाता है और एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कंटेंट क्या होता है, टैग्स क्या होते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल में हमारे पास ये जो पी टैग है, ये है पी, ये ओपनिंग टैग है। इसके बाद दिस इज अ पैराग्राफ, ये हमारे पास कंटेंट है। और ये जो हमारे पास पी है वो हमारे पास क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ये टैग्स होते हैं, ये इनकी मदद से, ये हमारा सिंटेक्स है HTML का, ठीक है। इनकी मदद से हम अपने कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। तो HTML एलिमेंट्स, अब ये यहाँ पर बताती हूँ कि इसमें हमारे पास ये जो टाइटल का है ये पूरा एक एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है। इसमें हमारे पास ये ओपनिंग टैग है टाइटल का, ये क्लोजिंग टैग है जिसमें फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, और ये हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी हम टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ये वो है कंटेंट, इसको बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप सो कि ये आपको HTML एलिमेंट्स की समझ आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन HTML टैग्स कौन कौन से होते हैं। HTML टैग्स में हमारे पास कुछ हेडिंग्स के टैग्स आ जाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास इस तरह से पैराग्राफ्स के हैं, ठीक है। डिव है हमारे पास जो कि डिविजन्स के लिए यूज होता है, और स्पैन्स होते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन इन सबको करके देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम अपने कोड में आ जाते हैं। अब हम जो चाहते हैं कि टाइटल तो हमने बना दिया, अब हमने जो भी कोडिंग करनी है ना, जो भी हमने इस जगह पर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये जो व्हाइट स्पेस जो भी हमारा पेज आ रहा है ना, यहाँ जो अभी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पर कोड करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर एक हेडिंग बना रही हूँ मैं H1 के नाम से, ठीक है। और यहाँ मैं लिख रही हूँ वेलकम टू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, टेक माइंड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। वेलकम टू टेक माइंड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ठीक है, ये मैंने एक बना दी यहाँ पर H1। इसके बाद मैं आपको H2 सारी हेडिंग्स वन बाय वन, अच्छा ये मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर H2 लिख रही हूँ मैं, ठीक है। H2 लिखा और यहाँ पर उसी तरह एमिट एब्रीविएशन आया, मैंने एंटर प्रेस किया, आपने भी इस तरह करना है, ठीक है। H2 आ गया, मैं यहाँ पर लिखती हूँ हेडिंग 2, ठीक है, हेडिंग 2। उसके बाद मैं इसी तरह से H3 बनाती हूँ, एंटर प्रेस किया, हेडिंग 3, H4, ओह सॉरी H4, ठीक है। इसमें हेडिंग 4, जस्ट टू शो यू डिफरेंस बिटवीन दीज हेडिंग्स, ठीक है। तो ये मैं सारी हेडिंग्स लिख रही हूँ। आप भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले प्रैक्टिस, अगर बिल्कुल बिगिनर है तो आप ये सारी प्रैक्टिस करें साथ साथ। अगर तो आप ये सब सीख चुके हैं और एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है सब कुछ करने की, ठीक है। ये देखें अभी मैंने बना दिया वेलकम टू टेक माइंड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। ये हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, हेडिंग 4 है, हेडिंग 5 है, हेडिंग 6 है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम अपने ब्राउजर में जाएंगे तो हमें इन सब का जो फॉन्ट साइज है वो डिफरेंट शो होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी हेडिंग्स है। यहाँ पर मैं जा रही हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिकली उसने सेव कर दिया है, ठीक है। अगर तो वो नहीं कर रहा तो आप उस पर सेटिंग्स में जाके उसको ऑटोमेटिकली सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेलकम टू टेक माइंड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हेडिंग 1 है, सबसे जो लार्जेस्ट हेडिंग है जो मुझे शो हो रही है वो है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से शो हो, ठीक है। ये मैंने वेलकम टू ट्रेनिंग प्रोग्राम, सबसे पहले हेडिंग 1 है, सबसे बड़ी हेडिंग। इसके बाद हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6 सबसे छोटी, ठीक है। तो हमें अपने ब्राउजर पे या वेबसाइट पर जब भी कोई इस तरह से टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है हेडिंग्स में, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से उसको करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रिसेट करती हूँ और मैं जाती हूँ
दोबारा से। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग पैराग्राफ्स का टैग कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने पी प्रेस किया और एम्बेड एब्रिविएशन आ गया, मैंने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास पैराग्राफ का बन गया, ठीक है। दिस इज आर, कुछ भी लिख लें, दिस इज आर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया दिस इज आर फर्स्ट पैराग्राफ। अब मैं जाती हूँ और चेक करती हूँ कि उसने डिस्प्ले करवा दिया, या उसने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अब हेडिंग्स में देखें तो उसने बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, उसका एक स्टाइल अलग है, बोल्ड है। और पैराग्राफ को उसने सिंपल किया है। तो हम जब सीएसएस में देखेंगे तो हम सारी इसकी स्टाइलिंग देखेंगे कि हम सीएसएस के थ्रू कैसे स्टाइलिंग को मैनेज करते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग नोट करेंगे कि जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सब नेक्स्ट लाइन पर आ रही है, और जितने भी पैराग्राफ जो मैंने बनाए वो भी नेक्स्ट लाइन पर आए हैं। साथ साथ आपको ये बताऊंगी कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं एक और पैराग्राफ बना लेती हूँ, ठीक है। उसमें भी मैं इसको इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। just to keep it fast, control C, ठीक है, कंट्रोल V डॉट, कंट्रोल V डॉट, ठीक है। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा एक बड़ा सा पैराग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। अब जाते हैं हम अपने ब्राउजर पे, तो देखें उसने एक पैराग्राफ बना दिया, ठीक है। अब हमने एक ही पैराग्राफ पे ये सब कुछ लिखा है, तो इसलिए वो उसने एक ही लाइन में शो किया है, ठीक है, एक पैराग्राफ के तौर पे। और हमने ये दो अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए थे, तो इसके दरमियान उसने देखिए स्पेसिंग भी मैनेज की हुई है और नेक्स्ट पैराग्राफ पर आया वो। तो ये चीजें अब आपने देखनी है इसको साथ साथ, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी करती हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक हेडिंग बना देती हूँ H2 की, और यहाँ पर लिखती हूँ दिस इज आर, सॉरी, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, ई के नाम से। और मैं यहाँ पर लिखती हूँ दिस इज आर थर्ड पैराग्राफ। आप बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं जब आप लोग सीखेंगे। अभी मैं बस आप लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा सा रफ सा कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखते हैं अब हम, ठीक है। तो ये देखें, ये एक पैराग्राफ बनाया सबसे पहला वाला, इसके दरमियान स्पेसिंग, ठीक है। ये हमने एक पैराग्राफ बनाया था, एक ये था, एक ये पैराग्राफ था, और एक ये था। टोटल हमने 4 पैराग्राफ बना लिए, ठीक है। चले, अगर आप लोगों को ये बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं हो रहा अच्छे से, तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल फिक्स कर और यहाँ पर ही पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ, ज्यादा बड़ा करने के लिए, और इसको मैं कर देती हूँ। अच्छा, आप देखिए मैंने यहाँ पर ना एक स्पेस डाल दिया। कोड में अगर हम स्पेस दे दें यहाँ में शो कराने के लिए लाइन्स, उसके लिए एक अलग टैग है बीआर का, वो लगाते हैं। लेकिन अभी देखिए ये पैराग्राफ, ये देखें अब इसके दरमियान स्पेसिंग देखिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिंग दिखाने के लिए ये वाला और इन 2 लाइंस में स्पेसिंग देखें, और इसमें देखें, इसमें और इसमें स्पेसिंग इस वजह से है, ठीक है। इसमें जो स्पेसिंग है वो इस वजह से थी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर उसको पैराग्राफ बनाया हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास ये स्पेसिंग थी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम दोबारा से चलते हैं अपने ब्राउजर पर, और अब हम कुछ डिव टैग बनाते हैं, ठीक है। एक डिव के नाम से एक टैग बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिखते हैं दिस इज आर डिवीजन टैग। डिवीजन टैग क्या करता है? डिवीजन टैग जो डिव टैग है वो हमारी डिवीजन करता है, हमारी वेबसाइट पर जितनी भी डिवीजन है उसको करता है। ये हमें ऐसे नहीं नजर आती जब हम सीएसएस स्टाइलिंग करते हैं ना, ये तब हमें शो होती है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर सीएसएस ऐड करके दिखाऊंगी कि ये किस तरह से करता है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर एचटीएमएल का जो एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ओपनिंग टैग होता है, ठीक है, एक क्लोजिंग टैग के साथ कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी आपको ये दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि एक एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें थ्री थ्री मेन होते हैं पार्ट्स उसके। एक होता है टैग, ओपनिंग टैग जिसमें हम टैग नेम लिखते हैं, फिर कंटेंट होता है जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि HTML में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास HTML में एट्रीब्यूट्स कुछ होते हैं जो कि आईडी के नाम से, क्लास के नाम से और स्टाइल के नाम से, ठीक है। और भी है, अभी फिलहाल हम इनको देखते हैं। आईडी मेन जो एट्रीब्यूट्स है, आईडी जो है वो क्या करता है, आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टूडेंट्स जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लास में हमारे एक रोल नंबर असाइन किया जाता है हमें, वो रोल नंबर हमें क्लास में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। उस रोल नंबर के थ्रू जब हमें कॉल किया जाता है तो हमारी जगह कोई और नहीं वहां जो है वो आ सकता, ठीक है।
तो मतलब क्लास में रोल नंबर 1 अगर मेरा है तो वो बस मेरा ही है और मैं रोल नंबर 1 के थ्रू मैं रिप्रेजेंट हो रही हूँ, ठीक है। उसी तरह अगर मैं आईडी की बात करूँ, यहाँ पर हम लोगों ने आईडी दिया हुआ मेन, तो हम जिसको भी आईडी जो भी असाइन कर देंगे, हमारी सीएसएस स्टाइलिंग में ये बहुत हेल्प करता है, जावास्क्रिप्ट में हेल्प करता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में हम इसके थ्रू कॉल करा सकते हैं, ठीक है, अपने फंक्शंस को, और यहाँ पर सीएसएस में हम इसके थ्रू स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो जो स्टाइल का हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, स्टाइल का, ये क्या करेगा, सीएसएस लगाएगा, ठीक है। ये जो है हम यूज करते हैं इस पे सीएसएस ऐड करने के लिए, ठीक है। तो स्टाइल का एट्रीब्यूट क्या करता है, इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल कलर की, मार्जिन की, बॉर्डर की, बैकग्राउंड कलर की, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, ठीक है, ये जो पेज हम बना रहे हैं, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इसमें थोड़ी सी चेंजेस आपको नजर आ रही होंगी कि मैंने ये डिव है, इसको मैं फॉर्मेट कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट कर लिया। वो भी आप यहाँ से एक्सटेंशन में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रीटियर की। ये मैंने प्रीटियर की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, सॉरी, यहाँ पर आप एंटर करें, ठीक है। तो आई होप सो कि हाँ, ये प्रीटियर कोड फॉर्मेटर है, ठीक है। तो आप लोग भी ये इंस्टॉल करें और इससे ना आप लोग फॉर्मेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ये जब भी आप लोग कंट्रोल एस करेंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो खुद फॉर्मेट कर देगा। इसके बाद ये मैंने की हुई है, तो अब इसको मैं खत्म करती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा स्टाइल के एट्रीब्यूट डालते हैं, ठीक है। ये मैं H6 को, ये जो हमारी वेलकम टू टेक माइंड्स है, इस पे हम स्टाइल के एट्रीब्यूट ऐड करते हैं और उसको हम कलर दे देते हैं, ठीक है। कलर दे देते हैं कि हम कहते हैं कि फॉन्ट कलर जो है वो हमें इसका कर दें पर्पल, ठीक है। फॉन्ट कलर हमने इसका चेंज कर लिया। और चलें, अब हम जरा और हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को हम दे देते हैं स्टाइल का एट्रीब्यूट, और इसमें हम डाल देते हैं कि ये इसका जो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ एक्वा, ठीक है। तो यहाँ से जाके अब हम इसको देखते हैं कि जो हमारी चेंजेस हुई हैं उनको हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब ये देखें, इसको उसने पर्पल कर दिया, इसको, ठीक है। और इसका उन्होंने इसको जो है वो हमने क्या किया है, इसका कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम इसको टेक्स्ट अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, हम सेंटर कर देते हैं। इसको नहीं, हम करते हैं अपने हेडिंग को, ठीक है। अपनी हेडिंग को टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत, ये मैं बस आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हम, ये इनलाइन सीएसएस है, इसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। कि आप स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करके जो सीएसएस ऐड करते हैं ना, ठीक है, उसको इनलाइन सीएसएस कहते हैं। मैं सीएसएस की भी टाइप्स बताऊंगी। अभी देखिए सेंटर में आ गया, वेलकम टू टेक माइंड्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह। स्पैन का थोड़ा सा बताती हूँ कि स्पैन क्या होता है। डिव का थोड़ा सा, डिव का और स्पैन का देख लेते हैं हम। ये हमारे पास एक डिव है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डिव ऐड करती हूँ, यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने डिव बनाया और इसको मैं इस पैराग्राफ को मैं इस डिव के अंदर रैप कर देती हूँ, ठीक है। इस कंट्रोल एक्स, ठीक है, इसको मैंने डिव बना दिया और इस पैराग्राफ को मैं खत्म कर देती हूँ। ये वाला जो पैराग्राफ है ना, उसको खत्म कर देती हूँ। जिसको मैंने कलर दिया था, ठीक है, उसको मैंने रिमूव कर दिया और उसकी जगह मैंने उसको डिव में रैप कर दिया है, ठीक है। अब डिव में मैं उसकी स्टाइलिंग ऐड करती हूँ, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड किया और उसको मैं कह देती हूँ कि कलर जो है वो उसका कर दो आप, कलर हम व्हाइट कर देते हैं, ठीक है, एलिस ब्लू। और उसके साथ ही हमने उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक कर दिया। अब हम जाके ये इसको हम स्पैन के अंदर कर देते हैं। चलिए इसको मैं बाद में करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखें, ये हमारा जो था डिव था, ये डिव है। और इसको मैंने कलर इसका व्हाइट कर दिया है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कर दिया है। अब मैं जाती हूँ इसका, मैं इसको इस दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, ये वाला जो है उसको मैं स्पैन के अंदर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये स्पैन के अंदर मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। अब ये स्पैन में आ गया। अब देखिए हमें नहीं पता चलेगा कि स्पैन में कौन सा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करके ना देखते हैं, उसका कलर हम चेंज कर देते हैं। कलर हम उसका कर देते हैं, कलर कर देते हैं ब्लैक, और हम बैकग्राउंड कलर उसका कर देते हैं व्हाइट, ठीक है। जस्ट टू सी द डिफरेंस, इसमें कोई इतनी दूसरी साइंस नहीं है इसमें। ये देखें, तो हमने क्या किया कि ये जो था हमारा दिस इज स्पैन एलिमेंट जो हमने यूज किया है, ठीक है, उसने क्या किया, स्पैन टैग ने क्या किया, इतने से पार्ट को उसने उसको इस पे स्टाइलिंग चेंज किया। अगर हमने अपना कुछ पार्ट पे कुछ स्टाइलिंग करनी हो ना, ठीक है, कुछ पार्ट को, फॉर एग्जांपल ये अक्सर हम लोगों ने लोगोस वगैरह में अगर कुछ हम लिख रहे हैं, ठीक है, कोई हेडिंग है कुछ इस तरह से हम लोग मेंशन करना चाह रहे हैं, तो हम लोग स्पैन यूज करते हैं। अदरवाइज सीएसएस अप्लाई करनी है किसी छोटे से पार्ट पे, ठीक है, डिव के, ये और ऑल्दो ये काम सेम ही करते हैं, पैराग्राफ, डिव और ये स्पैन, लेकिन
इसका जो मेन है वो ये है कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, ये मैं आपको सारे एलिमेंट्स गो थ्रू करवाने के बाद लास्ट पे बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, और इनलाइन वो होते हैं जो कि उसी लाइन में आते हैं। अब ये देखें, इसको मैंने स्पैन किया था, दिस इज अ पैराग्राफ, लेकिन ये इसमें क्या चेंज आया, सिर्फ स्टाइलिंग में चेंज आया और कोई चेंज नहीं आया, ना उसमें फॉन्ट में चेंज आया, ना वो नेक्स्ट लाइन में आया, और कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो स्टाइलिंग की है वही हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसके बाद ये स्पैन भी हो गया। ओके, सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने। ठीक है, देखते हैं कि फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, हेडिंग्स H1 टू H6 ये हम देख चुके हैं। ठीक है, कि हेडिंग्स जो है वो फॉर्मेट टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, मतलब H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा लार्ज दिखाने के लिए टेक्स्ट को, H6 बहुत छोटी। और ठीक है, तो ये हेडिंग्स के कुछ थे, H1 से लेके H6 से हाईएस्ट प्रायोरिटी H1 की। और पैराग्राफ्स जो है उसका भी मैंने आपको बता दिया कि वो पैराग्राफ्स को डिफाइन करता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये भी ब्लॉक एलिमेंट है, हेडिंग्स भी ब्लॉक एलिमेंट है, पैराग्राफ्स भी ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है कि वो नेक्स्ट अपना एक ब्लॉक क्रिएट कर लेता है, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज जो है वो हम न्यू है, ये हम देखते हैं कि एम्फेसाइज मतलब स्ट्रॉन्ग क्या करता है और ईएम क्या करता है। स्ट्रॉन्ग जो है वो क्या करता है और ईएम क्या करता है, लेट्स सी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे पास बोल्ड कर देता है टेक्स्ट को, और ईएम जो है वो एम्फेसाइज लाइक इटैलिक कर देता है। हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं, ये वाला इस लास्ट पैराग्राफ जो हमने बनाया है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में मैं यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से रिमूव करके कंट्रोल इसके अंदर डाल देती हूँ, और इसी के लास्ट लाइन को मैं ईएम में रैप कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये सिंटेक्स को याद रखना है, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक बीआर टैग होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी उसका भी। ठीक है, अब ये देखें, इसने क्या किया, दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, जिसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया उसको उसने बोल्ड कर दिया, और इम्फेसाइज जिसको ईएम था उसको उसने इटैलिक कर दिया। ठीक है, तो ये भी कुछ टैग्स हैं कि अगर आपने इस तरह से स्टाइलिंग करनी हो थोड़ी सी HTML के कोड के दौरान आपने कुछ इस तरह करना हो, तो ये कुछ फीचर्स हैं जिससे आप अपने कोड को खूबसूरत बना सकते हैं, रीडेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जो बुलेट्स से शो कराते हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास जो लिस्ट है, यानी कि उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई भी आप ग्रोसरी आइटम्स लिख सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ऑर्डर्ड लिस्ट में जो नंबर्ड लिस्ट है, ठीक है, उसमें आप लोग अगर कोई बता रहे हैं कि फर्स्ट पे ये टास्क करना है, सेकंड पे ये करना है, थर्ड पे ये करना है, या कुछ इस तरह से कोई डेटा डालना है जिसमें आपने नंबरिंग डालनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपने नंबरिंग ऐड करनी है, तो उसमें ऑर्डर्ड लिस्ट हम यूज करते हैं। हम इसी के नीचे ही यहाँ पर डिफ के नीचे हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ओके, सो एक सबसे पहले मैं एक पी बना पैराग्राफ बना रही हूँ। ओके, दिस इज आर लिस्ट आइटम्स। ठीक है, मैंने बना दिया कि ये हम लिस्ट आइटम्स ऐड करें। इसके बाद मैं सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रही हूँ, तो उसके लिए हम यूएल का टैग यूज करेंगे। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, यू फॉर अनऑर्डर्ड, एल फॉर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको मैंने एंटर किया। इसके बाद हम एल आई का टैग यूज करेंगे। एल आई का टैग जो है वो लिस्ट के लिए यूज करते हैं कि उसके अंदर हमें जो जो लिस्ट ऐड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइटम 1। ठीक है, इसी तरह से एल आई आइटम 2। ठीक है, फिर एल आई आइटम 3। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। इसके नीचे ही ये मैं दिस इज आर अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको मैं कह देती हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, सॉरी, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसी तरह मैं नीचे यहाँ पर एक और पी बनाऊंगी। मैं इसके बाद ना, चले पी है तो वो नेक्स्ट में आएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज आर ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, दिस इज आर ऑर्डर्ड लिस्ट, ये मैंने डाल दिया, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके बाद मैं यहाँ पर ओएल का टैग यूज करूंगी ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, फिर एल आई का उसी तरह सेम प्रोसीजर, और मैं कहती हूँ फर्स्ट फर्स्ट टास्क। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसी तरह एल आई सेकेंड टास्क, और एल आई थर्ड टास्क। ठीक है, तो ये हमने ये बना ली लिस्ट। अब हम जाके चेक करते हैं अपना कोड ब्राउजर पे। ठीक है,
अब ये देखें, यहाँ पर उसने हमें लिस्ट बना के दे दी है। दिस इज आर अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो उसने बुलेट्स में लिखी है, ठीक है। इसमें आप लोग इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं अगर यहाँ पर इसकी जगह, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल जल्दी से इस ट्यूटोरियल को वाइंड अप करते हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा। बहुत सी चीजें देखनी है, अदरवाइज हम सिंगल सिंगल वीडियोस भी बना देंगे एक चीज को डिटेल में समझाने के लिए, ठीक है। ये हमने ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बनाई है बुलेट्स में, और ऑर्डर्ड लिस्ट को उसने 1 2 3 टास्क में शो कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास लिंक्स की बात की, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। इसके बाद लिंक्स। लिंक्स कैसे हम ऐड कर सकते हैं? लिंक जो है वो हाइपर लिंक ए टैग होता है, एक एंकर टैग उसको बोलते हैं, ठीक है। वो जो है वो हम लिंक उसको यूज करते हैं, ठीक है। ए टैग को वेब पेजेस को लिंक कराने के लिए, या किसी और वेब पेज को, यानी जो आपके पास एचटीएमएल का कोई पेज है, ठीक है, उसको लिंक कराना चाह रहे हैं तो वो भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसी तरह से ए एचरेफ ये हम यूज करते हैं, ठीक है। ए एचरेफ डालते हैं। एचरेफ में हम उसका सोर्स डालते हैं, जहां से हमने उस लिंक को उठाना है, उस पेज को उठाना है, उसका हम सोर्स डालते हैं, ठीक है। उसका पाथ डालते हैं, ठीक है, यूआरएल। और यहाँ पर हम टेक्स्ट एंटर करेंगे कंटेंट में कि जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जो कि एक लिंक के तौर पे हमारे पास शो होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लिंक्स दो तरह के होते हैं यूआरएल्स। एक एब्सोल्यूट यूआरएल होता है और एक रिलेटिव यूआरएल होता है। जो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है वो एक कंप्लीट यूआरएल होता है, ठीक है, जो कि प्रोटोकॉल के साथ डिफाइन किया जाता है वेब पेज का। और जो रिलेटिव यूआरएल है वो हमारे पास करंट डॉक्यूमेंट का यूआरएल है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एचटीएमएल पेज में दूसरे एचटीएमएल पेज को, हमारे एक फोल्डर में दो पड़े हुए हैं पेजेस हैं, ठीक है। उनको मैंने फाइल्स हैं, उनको मैंने एक फाइल में दूसरी फाइल को ऐड करना है, तो मैं ये वाला पाथ यूज करूंगी, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद मैंने दोबारा से एक पी का टैग बना दिया, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि click here to go to किसकी वेबसाइट? गूगल, ठीक है। गूगल का हम यहाँ पर लिंक डाल देते हैं, ठीक है। क्लिक हियर टू गो टू गूगल। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग एक ए टैग यूज करेंगे, ठीक है। उसने एचरेफ को खुद दे दिया। अब मैं यहाँ से जाती हूँ और, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ठीक है, हम लोग जो है वो गूगल का एक पाथ यहाँ से चले। ये मैंने कॉपी कर लिया, www कंट्रोल वी। ओके, हो गया, कॉपी हो गया था ये, ठीक है। ठीक है, मैंने ये गूगल का पाथ इसको दे दिया, और मैं यहाँ लिखती हूँ गूगल, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ लिख देती हूँ गूगल, ठीक है। अब इसको जाके हम चेक करते हैं। अभी देखिए, इससे लिखे क्लिक हेयर टू गो टू गूगल, और यहाँ पर गूगल का लिख दिया, ठीक है। अब गूगल पे रीडायरेक्ट हो गया। अब आपने ये नोट किया है कि यहाँ पर उसने, ये हमारा पेज था, मैंने जब इस पे क्लिक किया तो ये इसने इसी टैब में उसको ओपन किया, नेक्स्ट टैब में ओपन नहीं किया। गूगल पे क्लिक किया, उसने इसी टैब में ओपन किया, ठीक है। तो इसको हमने जब नेक्स्ट टैब में दिखाना है तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, जो कि होता है टारगेट का, ठीक है। टारगेट का एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम, उसको ब्लैंक कर देंगे तो वो हमारे पास न्यू टैब में ओपन होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ टारगेट, ओ सॉरी, इसके अंदर ही मैंने कर दिया। यहाँ पर मैं इसे कहती हूँ टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। अब मैंने इसे ब्लैंक किया तो अब ये नेक्स्ट पे मुझे शो करवाएगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैंने गूगल पे क्लिक किया तो अब इसने, सॉरी, इसने नहीं किया, विच, लेट मी चेक, दोबारा करते हैं रिफ्रेश करके, ठीक है। गूगल पे क्लिक किया तो अब इसने नेक्स्ट में किया, ठीक है। वो रिफ्रेश नहीं हुआ था, ये देखिए मैंने इसको भी खत्म कर दिया। मैं दोबारा से इसको क्लोज करती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखें, दोबारा से मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया गूगल, ठीक है, और उसने मुझे रीडायरेक्ट नेक्स्ट टैब पे किया। उस टैब पे नहीं खोला, ये हमारा दूसरा, ये जहां से हम रीडायरेक्ट हुए थे, ये हमारा वेब पेज, ठीक है, index.html वाला। और यहाँ उसने गूगल की वेबसाइट मुझे नेक्स्ट टैब पे दिखाई है, ठीक है। आई होप सो कि ये क्लियर है। अब मैं दिखाती हूँ कि रिलेटिव पाथ हम कैसे डालते हैं। यहाँ पर मेरे पास अभी एक ही फाइल पड़ी हुई है ना, index.html। मैं एक और फाइल बनाती हूँ, उसका नाम मैं दे देती हूँ होम पेज, home.html, ठीक है, home.html, ठीक है। मैंने इसको home.html दे दिया, और इसमें मैं सिंपल उसी तरह से करती हूँ, और डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिख देती हूँ होम पेज, ठीक है। और यहाँ पर लिख देती हूँ होम पेज, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ वेलकम। पी टैग बना देते हैं, नहीं पी टैग नहीं, H1 की हेडिंग डाल देते हैं हम, ठीक है। और इसमें कह देते हैं हम वेलकम टू आवर होम पेज, ओके, ठीक है। तो हमने उसको कह दिया वेलकम टू आवर होम पेज, और हम इसको भी कंट्रोल कर लेते हैं, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस अपने index.html में इस रिलेटिव पाथ को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं, ठीक है। गो टू होम पेज, पी टैग बनाती हूँ, ठीक है।
गो टू होम पेज, गो टू होम पेज, ठीक है। और यहीं पर मैं एक ए टैग बना देती हूँ इसी के अंदर। मैं चाहती हूँ वो नेक्स्ट लाइन पे शो ना हो, इसी लाइन में शो हो, ठीक है, इसी पैराग्राफ के अंदर शो हो, ठीक है। तो मैंने इसी के अंदर उसको डाल दिया एएचएफ। अब आप ये डिफरेंस देखिएगा, हमारे पास यही फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर एचटीएमएल क्रैश कोर्स के नाम से। तो मैंने इसका सिर्फ पाथ देना, तो मैं ये डालूंगी, ठीक है, स्लैश डाली मैंने, फॉरवर्ड स्लैश, उससे दोनों फाइल्स का मुझे पाथ दे दिया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का जिसमें ऑलरेडी मैं काम कर रही हूँ, और होम डॉट एचटीएमएल। तो मैं होम डॉट एचटीएमएल को यहाँ पर इंसर्ट कर लेती हूँ कि यहाँ से मुझे यहाँ पर शो करे, ठीक है। और मैं कराती हूँ यहाँ पर डिस्प्ले क्लिक मी, या होम पेज लिख देती हूँ, ठीक है, होम पेज। तो ये मुझे रिडायरेक्ट वहां हो जाएगा होम पेज पे, ठीक है। और मैं यहाँ पर टारगेट भी दे देती हूँ उसको, टारगेट ब्लैंक, ठीक है, कि नेक्स्ट पेज पे जाए। अब देखें ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ये एक छोटा सा, यहाँ पर मैंने पी टैग अलग बनाया था और उसके नीचे ए टैग, एंकर टैग उसके नीचे बनाया था, ठीक है। तो इसलिए मुझे नेक्स्ट पे शो किया है उसने। यहाँ पर मैंने एक ही पी टैग बनाया, उसके अंदर उसने मुझे एंकर टैग शो करवाया। अब देखें इसका, ठीक है, अभी देखें इसका डिफरेंस, कि ये पी टैग ऊपर था और नीचे एंकर टैग उसने यूज किया, और इसका कि ये एक ही उसने मुझे पैराग्राफ में उसने मुझे मेरा लिंक डिस्प्ले करवा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उस पैराग्राफ को क्लोज नहीं किया था, उस पैराग्राफ के अंदर ही मैंने एंकर टैग को डिस्प्ले करवाया। मैं होम पेज पे क्लिक करूंगी और उसने मुझे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट टैब में उसने मुझे रिडायरेक्ट करवाया है। इसमें आप टैब पे देखिए, यहाँ पर होम पेज नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर है वेलकम टू आवर होम पेज, ठीक है। तो आई होप सो कि रिलेटिव पाथ भी आपको समझ आ गई है, और दूसरा एब्सोल्यूट भी, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, ठीक है, ये हम देख चुके हैं एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव पाथ, ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट भी देख लिया, और एडिंग इमेज। अब हम देखते हैं कि अब इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे, इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह की इमेजेस हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं, ओ सॉरी, वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ से मैं एक एक वेबसाइट पर आई हूँ, और यहाँ से मैंने एक इमेज का कॉपी कर लेते हैं हम पाथ, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। अब मैं जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, अपने, और हम एक इमेज का टैग बनाते हैं इसके नीचे, ठीक है, आईएमजी, आईएमजी के नाम से इमेज का टैग, और उसमें एसआरसी जो है वो सोर्स होता है, इसमें हमने सोर्स उसको प्रोवाइड करना है। आईएमजी के नाम से इमेज का टैग होता है, ठीक है, इसमें हमने सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये सोर्स हम देंगे जो हमने कॉपी किया था। अब ये हमें वेबसाइट से, किसी और वेबसाइट से, मतलब ऑनलाइन इमेज हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवा देगा, क्योंकि हमने उसका सारा का सारा जो एब्सोल्यूट पाथ था उसको हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। ऑल्ट इमेज में मैं दिखा देती हूँ, ये इमेज हमारी किस चीज की थी, नेचर, ठीक है। यहाँ पर ऑल्ट में ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें आप लोग की अगर आपकी इमेज लोड नहीं हो रही, बहुत हैवी लोड हो रहा है किसी वजह से, तो आपको ये टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देगा। अब हम देखते हैं अपने वेब पेज पे, तो ये देखिए इसने हमें इमेज शो करवा दी, ठीक है। इमेज का कोई हमने लेंथ विड्थ कुछ भी नहीं दिया, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी लेंथ विड्थ स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ से जाके इसी के अंदर हम स्टाइल का, ठीक है, ये इमेज का हमारा टैग था, इसके अंदर हम स्टाइल ऐड करते हैं, ठीक है, और इसमें हम इसको विड्थ देते हैं 100 px, और हाइट देते हैं 50, हाइट देते हैं हम 50 px। ओके, सो लेट्स सी, देखिए उसने छोटी सी इमेज, अब हमारे पास जो इमेज आ रही है वो उसने साइज का छोटा सा कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर सीएसएस, इनलाइन सीएसएस यूज करके भी हम लोग उसको थोड़ी सी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट भी मैं थोड़ी सी 100 दे देती हूँ, विड्थ में इसकी 200 दे देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभी देखिए थोड़ा सा उसको मैंने, उसका साइज जो है वो थोड़ा सा लार्ज कर दिया, ठीक है। बहुत बोरिंग सा हमारा भी अभी तक ये बन रहा है। मैं थोड़ा सा इनकी ऑर्डर लिस्ट और इनका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट को हम स्टाइल देते हैं, स्टाइल, कलर, कलर हम दे देते हैं इसको रेड, ठीक है, रेड कलर दे दिया। और इसी तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम, उस पे भी स्टाइल्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और उसको भी कलर दे देते हैं, और उसको कलर दे देते हैं हम ब्लू, ठीक है। लेट्स सी आवर वेब पेज, ओके, देखिए अब उसने क्या किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी उसने हमारे पास कलर में चेंज कर दिया, और ऑर्डर्ड लिस्ट को भी किया। उसने पैराग्राफ्स को क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि हमने उसको पी टैग में नहीं दिया था, हमने उसको किस में दिया, ओएल टैग में, ठीक है। जो भी हमारा जो लिस्ट का टैग था अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड का, यूएल और ओएल, उसमें हमने इसकी स्टाइलिंग की है, ठीक है। तो इमेज भी हमने ऐड कर लिया। अगर हमने अपनी एक इमेज जो है वो अपने ब्राउजर से लेनी हो, तो उसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने फोल्डर में, ठीक है, मैं एक इमेज डाउनलोड करती हूँ, ठीक है, यहाँ से
जस्ट वेट मीना, ठीक है। यहाँ से मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ, डेस्कटॉप पे कर लेती हूँ, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर इस फोटो का नाम, ओके ये तो फाइल सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम कोई और फाइल देख लेते हैं। ओके चलिए लेट्स सी। यहाँ से मैं इसका नाम दे देती हूँ पिक 1। पिक 1 एंटर किया, ठीक है। अब हमारे फोल्डर में ये आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इमेज, ठीक है, SRC। अब मैंने इसका जो पाथ देना है, ठीक है, अपनी इमेज का, आप चाहें तो आप यहाँ से इसका कॉपी रिलेटिव पाथ कर सकते हैं। कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर लिया, ठीक है, सिंपल। क्यों उसने इसको पिक 1 ही क्यों सिर्फ इस तरह लिखा है? क्योंकि हमारे उसी फोल्डर में है ये, हमारे किसी और फोल्डर में नहीं है। अगर तो ये इमेजेस के फोल्डर में होता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देती हूँ इमेजेस के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर मैं इस पिक्चर को डाल देती हूँ, ठीक है। अभी अभी नहीं मैंने इसको किया, तो अभी हम देखते हैं हमारे क्या रिजल्ट है। अभी देखिए वो हमें डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, हमारी इमेज हमें डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्यों, अब अभी हमने सिर्फ उसका रिलेटिव पाथ दिया पिक 1, और उसका जो भी पाथ था उसकी एक्सटेंशन के साथ हमने वो लिख दिया। अब मैं इसको इसको उठा के इमेजेस के फोल्डर में डाल देती हूँ, ठीक है। इसको ओपन करें हम, ठीक है। अब डालें, यहाँ से कट कर लें, इसमें जाके कंट्रोल V कर दें, तो ये इमेजेस के फोल्डर में चली गई है ये पिक्चर, ठीक है। यहाँ से इसको खत्म करें, अब ये हमें शो नहीं होगी। इसका ऑल टेक्स्ट हम दे देते हैं सैमसंग मोबाइल, सैमसंग लिख देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए हमें क्या डिस्प्ले करवाता है। अभी देखिए हमें सिर्फ वो इमेज इमेज का एक आइकन शो करा रहा है और सैमसंग लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हमें इमेज नहीं वो दिखा रहा, क्यों? क्योंकि इमेज का पाथ हमने सही नहीं दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से स्लैश डाला, मैंने इमेजेस के फोल्डर में गई और उसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखें वो हमें इमेज शो करवा रहा है, ठीक है। मैं इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी स्टाइल कर लेते हैं, विड्थ देते हैं इसकी 300, और हाइट देते हैं 200, ओके, ठीक है। तो अब ये देखेंगे हमारी इमेज दोनों शो हो रही है, इसका साइज डिफरेंट दिया था, इसका डिफरेंट दिया था, ठीक है। तो अब ये हमारा इमेज का भी, आपको आई होप सो कि ऑनलाइन इमेज आपने कैसे लगानी है, ठीक है, एक वेब पेज से इमेज उठा के कैसे लगानी है और अपने ब्राउजर से कैसे लगानी है, मैंने ये आपको इसमें ये दिखा दिए करके, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसकी। इसके बाद एट्रीब्यूट्स एसआरसी और ऑल्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, कि एसआरसी क्या करता है, रिलेटिव उसका पाथ को स्पेसिफाई करता है। जो भी आपने पाथ देना है, रिलेटिव देना है, एब्सोल्यूट देना है, उसका पाथ जो हम लिखेंगे ना कि इमेज कहाँ से उठानी है, ठीक है, उसका अपने पाथ है वो हमने एसआरसी में देना है। और जो ऑल्ट है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज, ठीक है, वो हम ऑल्ट में, ऑल्ट एट्रीब्यूट में हम उसका लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीमीडिया कंटेंट, अगर हमने कोई वीडियो वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है, कोई वीडियो हमने अपने सिस्टम से लगानी है या फिर कोई ऑडियो लगानी है, ठीक है, तो वो हम लोग ये वीडियो का टैग यूज कर सकते हैं उसके लिए, और ऑडियो का टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आई फ्रेम का एक टैग होता है, आई फ्रेम का, उसमें हमने कोई अगर एक ऑनलाइन वीडियो निकालनी है, ठीक है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको करती हूँ और यहाँ से हम कोई नेचर वीडियो, ठीक है, कोई हम छोटी सी वीडियो यहाँ से खोलते हैं और इसका हम पाथ जो है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस हमने कॉपी कर लिया। तो अब जाते हैं अपने, ठीक है, और ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने वेब पेज पे आ गए और हम आई फ्रेम, ठीक है, आई फ्रेम का एक टैग है वो हम ओपन करेंगे एसआरसी में। हम इसको कंट्रोल V, हमने जो भी हमारा था पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, वो हमने पेस्ट कर दिया। और मैं यहाँ पर कहती हूँ नेचुरल वीडियो, नेचुरल सीनरी कह देते हैं, ठीक है, या नेचर इम्प्रेसिव, या हम कुछ भी लिख लें, इम्प्रेसिव नेचर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब हम चलते हैं अपने वेब पेज पे एंड लेट्स सी के सो, अच्छा, ये ना कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करती हैं कि आप उनकी जो पिक्चर्स या वीडियोस हैं वो आप अपने वेबसाइट पे या अपने उस पे शो करवाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ विकीपीडिया, विकीपीडिया हम खोलते हैं,
ठीक है, विकिपीडिया में आपको दिखाती हूँ, विकिपीडिया अलाउ करती है क्योंकि वो मैंने एक बार ट्राई किया था। ठीक है, यहाँ से मैं इसको खत्म करके विकिपीडिया का हम डालते हैं। मतलब कोई वीडियो भी डाल सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस आप एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो जो है वो एम्बेड हो सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ विकिपीडिया वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ से मैं इसका कॉपी करती हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो विकिपीडिया की वेबसाइट है वो मैं अपनी वेब पेज पे शो करवाऊँ। ठीक है, मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी आपको बताती हूँ कि ये क्या है। अब ये देखिए, ये क्या कर रहा है, इसकी हाइट और विड्थ भी हम दे देते हैं। 1 मिनट, हाइट और विड्थ दे देते हैं हम इसकी। ठीक है, हाइट, सॉरी, स्टाइल, स्टाइल का एट्रीब्यूट डाला, फिर हाइट का, हाइट की प्रॉपर्टी, और हाइट हम दे देते हैं इसको 200, और विड्थ दे देते हैं हम इसको 300। ठीक है, सॉरी, 300 px। ठीक है, पिक्सेल्स में दे दी। अब हम चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, ठीक है, ये शो हो रही है हमारे पास इतनी। हमने कुछ ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं दी है, हम ज्यादा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाइट हम इसकी दे देते हैं 400, विड्थ दे देते हैं हम इसकी 700। ठीक है, ये यूनिट्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यूनिट्स भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखिए विकिपीडिया की वेबसाइट जो है वो मेरे अपने वेब पेज पे ओपन हो रही है। अच्छा, इसमें जब हमने क्लिक किया था गूगल पे तो ये रीडायरेक्ट हो रहा था एक दूसरे टैब पर। इसका क्या मतलब है कि ये लिंक हमने लगाया था सिर्फ कि यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको हम उस गूगल की वेबसाइट दूसरे पेज पे दिखा देंगे। लेकिन हमने आई फ्रेम को इसलिए यूज किया कि हम चाह रहे थे कि हम उसकी वेबसाइट अपने वेब पेज पर ले आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूट्यूब की कोई वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है, कोई भी यूट्यूब वीडियो लेकर आते हैं हम, ठीक है, तो यूट्यूब वीडियो भी हमारी इस पे शो हो जाएगी हमारे अपने, ठीक है, अपने हमारे वेब पेज पे। मैं यहाँ से क्या करती हूँ, कोई भी हम लिखते हैं C++ प्रोग्रामिंग वीडियो। ठीक है, यहाँ से ये यूट्यूब का एक ट्यूटोरियल फ्री कोड कैम का, मैं इसको कॉपी लिंक एड्रेस करती हूँ। ठीक है, यहाँ गई, मैंने एक और आई फ्रेम डाला, मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस यही रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। और मैं रिलेटिव पाथ में जाके इसका जो पाथ है ना वो चेंज कर लेती हूँ, पाथ यहाँ। ठीक है, Ctrl+V। ठीक है, तो अब मैंने Ctrl+Z, 1 मिनट, मैं दोबारा से इसको कॉपी करती हूँ क्योंकि वो मैंने उसके बाद उसको कॉपी कर लिया था। ठीक है, तो अब मैं जाके इसको Ctrl+V किया। ठीक है, तो अब यूट्यूब की वीडियो का जो मैंने पाथ है वो दे दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे वेब पेज पे क्या वीडियो शो हो रही है। रिफ्यूज टू कनेक्ट। ठीक है, तो मतलब आप वो वीडियो भी नहीं दिखा पा रहे। ठीक है, मतलब ये कुछ प्राइवेसी इश्यूज होते हैं। ठीक है, कुछ प्राइवेसी की वजह से जो है वो इस तरह से शो होता है। अदरवाइज आप ये इन इन इस टैग की मदद से ये कर सकते हैं। और ये वीडियो और ऑडियो का जो टैग है उसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में कोई, अगर आपकी कोई वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से अगर आपके पास कोई वीडियो, ये देखिए वीडियो का टैग यूज करके एसआरसी में उसी तरह जैसे हमने इमेज का कोई दिया था उस तरह वीडियो का आपने पाथ देना है। मेरे पास अभी इसको कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, और कोई ऑडियो नहीं है, तो मैं, और ऑडियो भी आपने इस तरह से यहाँ से ऑडियो, सॉरी, ऑडियो डालना है, और इसी तरह इसका इसका भी आपने सोर्स प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये दो भी काम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, टेबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, बहुत से वेब पेजेस पे आपने देखा होगा कि टेबल्स शो होते हैं। ठीक है, तो वो टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिस्प्ले होते हैं, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, टेबल के कुछ टैग्स हैं, टेबल का टीआर का जो कि टेबल रोज के लिए यूज करते हैं, टीडी का जो कि टेबल डेटा के लिए शो करते हैं, टीएच का जो कि टेबल हेड के लिए शो करते हैं। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टेबल हेड भी है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर टी बॉडी भी है। ये गुड प्रैक्टिस है कि आप इन सबको यूज करें। ठीक है, इससे क्या होता है, अब ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने, सॉरी, ठीक है, चलिए आप देखें। ठीक है, यहाँ पर हमने टेबल का एक टैग ओपन किया। ठीक है, टी हेड बनाया, हेड में हमने क्या किया कि हम चाह रहे हैं कि एक रो बनाए, रो में हम चाह रहे हैं कि हम लोग उसके जो है डिफरेंट कॉलम्स को डिफाइन करें। ठीक है, तो वो हम टी एच से करते हैं। ठीक है, उसके हेड बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया। अब टी हेड हमने क्रॉस कर दिया, अब टी बॉडी में हमने दोबारा रो बनाई, और टी डी में हमने डेटा एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको ये इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से
इसी के नीचे हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, बीआर का टैग लगा लेते हैं ताकि थोड़ी ब्रेक आ जाए। दो बीआर के टैग्स जो होते हैं वो सेल्फ ओपनिंग और सेल्फ क्लोज होते हैं, ठीक है, इनको क्लोज नहीं करना पड़ता। यहाँ से मैंने एक बीआर का टैग लगा लिया और इसमें हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल बीआर का टैग जो है वो स्पेस देता है, ब्रेक देता है। मैंने दो ब्रेक्स लगा ली ताकि थोड़ा सा जो है वो हमारा जो टेबल है वो नीचे डिस्प्ले हो। मैंने एक टेबल बना लिया, उसके बाद मैं बना लेती हूँ सिंपल। अगर हम टेबल की बात करें, जैसे कि अभी हमने देखा है, ठीक है, कि टेबल में हमारे पास टी आर जो होता है रो को करता है, टी डी जो होता है वो डेटा को करता है, और टी एच जो होता है वो हमारे पास उसके कॉलम्स को करता है, ठीक है, हेड को। अगर मैं इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको ही फॉलो करूँ तो सबसे पहले हमें टी हेड बनाना है, उसके बाद हमें टी बॉडी बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, टी हेड बनाती हूँ, ठीक है, और इसके नीचे ही मैं टी बॉडी बनाती हूँ, ठीक है। फुल हम उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। टी हेड में सबसे पहले हम एक टी आर बनाते हैं, एक रो बना रहे हैं हम, और उसमें मैं टी एच बना रही हूँ, ठीक है, और उसमें मैं कह देती हूँ हेडिंग वन, ठीक है। फिर उसी तरह मैं एक दूसरी टी एच, और उसमें मैं कह देती हूँ हेडिंग टू। लेट्स सी द आउटपुट, ठीक है। ये देखिए, ये हेडिंग वन और हेडिंग टू उसने कॉलम में मुझे शो करा दिया है, ठीक है। हम इसका बॉर्डर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम, चलिए मैं इसको यहाँ पर कह देती हूँ बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 px, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, ठीक है। तो उसने बॉर्डर भी शो करवा दिया, सॉलिड लाइन शो करवा दी है, ठीक है। अब हम, अच्छा, हमने ये डेटा कर दिया। टी बॉडी में हम जाते हैं और यहाँ पर हम टी आर बनाते हैं और उसमें कुछ डेटा पुट करते हैं, ठीक है। टी आर में सबसे पहले एक एक टी आर बनाई, उसमें हम, ये रो है, ये एक प्रॉपर रो है हेडिंग वन की, हेडिंग टू की, ठीक है। इसमें हम लोग डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। टी डी के नाम, टी डी एंटर करेंगे, उसमें हम डेटा करेंगे, कहीं डेटा, डेटा वन, ठीक है। उसी तरह अब हम दोबारा से टी आर बनाते हैं, टी डी बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम डालेंगे डेटा टू। आप एक चीज नोट कीजिएगा, अभी अभी देखते हैं, ये देखें, उसने क्या किया, मुझे डेटा वन भी दिखाया, डेटा टू भी, इसमें एंट्रीज नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको सिर्फ एक टीडी बनाया था, मतलब डेटा वाला सिर्फ एक बनाया था। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करती हूँ, ठीक है, सिंपल। मैं इसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रीडेबिलिटी, हाँ, इंक्रीज हो जाए। ये टीआर हमने बनाई थी, उसके अंदर हमने एक ही डेटा डाला। क्यों? हालांकि दो कॉलम्स से तो हमें दो डेटास डालने हैं ना, दो कॉलम्स में, तो मैं यहाँ पर डेटा वन ही कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर जोड़ भी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ जाके अपने ब्राउजर पे, तो उसने हमें ये टेबल बनाकर दे दिया है, ठीक है। ये टेबल हो चुका है। मैं अगर इसकी यहाँ से इसको रिमूव कर दे दूँ, ठीक है, इसका बॉर्डर शो यू, ठीक है। तो अब देखिए, उसने कोई बॉर्डर नहीं लगाया, उसके ऊपर हेडिंग वन लिखा है। क्यों लिखा है उसने, ये हेड में क्यों किया है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको टीएच में लिखा था, टीएच में उसको हमने हेडिंग, टी हेड इसलिए बनाया था ताकि ये छोटे छोटे से टैग्स हैं जो HTML के अंदर इसलिए फीड किए गए हैं और उनके पीछे कोडिंग डाली गई है कि जब हमने TH यूज करना है तो वो एज अ हेडिंग उसको शो करवाएगा, ठीक है, बोल्ड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब ये टेबल बना दिया, ठीक है। इसके बाद फॉर्म्स देखते हैं हम कि फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, HTML फॉर्म्स वीडियो जो मेरा चैलेंज था कि इसे जल्दी करना है, ठीक है, इसे मैं जल्दी से अब रैप अप करती हूँ, ठीक है। कि फॉर्म्स बनाते हैं, बहुत मजे का है कि फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम लोग HTML में फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्म टैग होता है एक फॉर्म के नाम से, ठीक है, जो कि हम हमसे यूजर से इनपुट लेता है, उसकी मदद से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास कुछ टैग्स हैं, ठीक है, इनपुट के नाम से, ठीक है, एलिमेंट्स, टेक्स्ट एरिया है, सिलेक्ट है, बटन है, ठीक है। तो अब हम लोग, तो यहाँ पर हम जो ये कुछ टैग्स हैं इनको हम यूज करते हुए अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि हम अपने इसमें होम डॉट HTML में हम अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं हेडिंग बनाती हूँ आर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हेडिंग दे दी है, उसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर देती हूँ तो सेंटर में हो जाए। स्टाइल कर देती हूँ, ठीक है। टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर, ठीक है। और कलर भी हम थोड़ा सा उसको दे देते हैं कि कलर कौन सा करे वो। कलर जो है वो हम उसको कहते हैं येलो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं थोड़ा सा, अगर हम इसको आ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है इतना उसको डिटेल में देखने की, लेकिन चलें कोई नहीं। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं उसको ये एक्वा, और कलर जो है वो हम ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलें आगे। ये हो गया, ये H1 में हमने फॉर्म बना लिया। अब हम देख लेते हैं इसको सिंपली, ठीक है। यहाँ पर इस फाइल को मैं ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो मैंने हेडिंग दी है वो आ गई है, और ये हमारा ये था, ठीक है। अगर मैं होम पेज पे भी क्लिक करूंगी तो वो मुझे रिडायरेक्ट यहाँ पर कर देगा, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, ठीक है। इसका के- अब हम फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर फॉर्म का एक टैग ओपन करेंगे, ठीक है। फॉर्म एक्शन, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं यूजर से इनपुट लूँ, उसका नेम लूँ, उसका ईमेल लूँ, पासवर्ड लूँ, ठीक है। और कुछ हम उसकी रेडियो बटन्स वगैरह, क्योंकि सारी हमने फॉर्म की फंक्शनलिटीज देखनी है, सारे टैग्स देखने हैं, तो हम सब कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो गुड प्रैक्टिस है बीइंग द डेवलपर, वो है कि हम लेबल ऐड करें। लेबल में फोर जो है कि इसका ये मतलब है कि आप उस क्या लेना चाहते हो, ठीक है। मैं ले लेती हूँ एफ नेम। एफ नेम का मतलब है कि फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ये प्रिंट करा देती हूँ कि फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। ये करा दिया। इसको मैं कैपिटल कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इनपुट, इनपुट टैग जो है वो यूज होता है हमें यूजर से इनपुट लेने के लिए। यूजर से इनपुट किस चीज में लेनी है? टेक्स्ट में लेनी है, ठीक है। पासवर्ड में लेनी है, ईमेल में लेनी है, तो वो यहाँ से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट ले रहे हैं तो हम टेक्स्ट ही रहने देंगे, ठीक है। एंटर योर फर्स्ट नेम लिख दिया, इनपुट टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नेम दे देती हूँ, ठीक है। नेम इज इक्वल टू एफ नेम, ठीक है। नेम जो है, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो सिर्फ डेटा ले ही नहीं रहा होता, डेटा को इंसर्ट भी करवा रहा होता है, डेटा बेस में जाके डेटा को स्टोर भी करवा रहा होता है, फेच करके, ठीक है। अभी हम सिर्फ उसका फ्रंट एंड देख रहे हैं, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है कि आप अभी से इस तरह से प्रैक्टिस करें कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसका एफ नेम लिख देती हूँ, ठीक है। स्पेलिंग, ठीक है। अब ये बना लिया मैंने एक। अब मैं यहाँ पर देखते हैं हम जाके, ठीक है। लेट्स सी, ये एंटर योर फर्स्ट नेम लिखा, और इसके आगे ही उसने हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बना के दे दिया, जिसमें मैं अगर लिख देती हूँ आयशा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक और लेबल, ठीक है। लेबल, लेबल एक लेबल लगा दिए, जैसे कि हम घरों में भी डिफरेंट अपनी जो भी हमारी कबर्ड्स वगैरह है उस पे लेबल डिफरेंट की, इस चीज का, ये इस चीज का। उसी तरह हमने ये बना दिया कि ये एफ नेम का है और ये एल नेम, लास्ट नेम का, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं इसी को कॉपी करके, एंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर एंटर योर लास्ट नेम। इसके बाद जो है इनपुट टैग दोबारा से ओपन करेंगे। इनपुट टैग में हमने टेक्स्ट ही रहने देना है। नेम में हम डालेंगे एफ ने सॉरी एल नेम, ठीक है। और आईडी में भी, ठीक हो गया, ओके। ये हो गया। आप देखें, ये उसी लाइन में प्रिंट करवाया है इसने, इसी लाइन में हमें शो करवाया। हम चाहते हैं ये नेक्स्ट लाइन में शो करवाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी आर टैग लगा देंगे। अपने एक इनपुट के बाद हम उसको बी आर टैग लगा देंगे। बी आर टैग से वो ब्रेक एंटर कर देगा, ठीक है। अब लेट्स सी, ये देखें उसने ब्रेक डाल दिए, दोनों के दरमियान उसने ब्रेक डाल दिए, ठीक है। अब ये इतना तो खूबसूरत नहीं लग रहा, क्योंकि हम जिस पे सी एस एस नहीं लगाई, हम सिर्फ इसका एच टी एम एल का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो सी एस एस के पार्ट पे हम फुल सी एस एस अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं चाहती हूँ, मैंने पासवर्ड लेना है, ठीक है। तो मैं एक और लेबल बनाती हूँ, ठीक है। उसमें मैं कह देती हूँ पासवर्ड, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पर भी मैंने एंटर कर दिया। अब मैं कहती हूँ इनपुट टैग, क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेनी है पासवर्ड की, तो यहाँ पर टेक्स्ट की जगह हम क्या करेंगे, सॉरी, टेक्स्ट की जगह पर पासवर्ड लेंगे, ठीक है। पासवर्ड ले लिया, पासवर्ड क्यों लिया, टेक्स्ट लेंगे तो वो सिंपल टेक्स्ट ले लेगा। और जो पासवर्ड की एक फीचर है कि वो हाइड हो जाता है, ठीक है, बुलेट डॉट्स में शो होता है, वो उस तरह से नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने पासवर्ड ले लिया, उसी तरह हम इसको भी आईडी दे देते हैं, ठीक है। पासवर्ड की पास लिख देते हैं, नेम दे देते हैं हम इसको भी,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर br टैग लगाते हैं। अब आपको इनपुट टैग्स की समझ आ गई। अब मैं कहती हूँ कि मैं जो है यूजर से एक मैसेज लेना चाहती हूँ। ठीक है, मैसेज लेना चाहती हूँ, मैंने टेक्स्ट एरिया कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में यहाँ नेम में मैं मैसेज कर देती हूँ। ठीक है, और आईडी भी मैं मैसेज दे देती हूँ। ठीक है, ओके, सो राइट योर मैसेज। ठीक है, राइट योर मैसेज, और यहाँ पर मैं इस तरह से ये डाल देते हैं हम। ठीक है, चलें अब देखते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर उसने क्या किया, एंटर योर नेम डाल दिया, एंटर योर, अच्छा यहाँ पर मैंने ब्रेक नहीं डाली, मैं जरा अब यहाँ पर ब्रेक एंटर कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक एंटर कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट में दिखाएगा, इसके बाद भी हमने ब्रेक एंटर कर दिया। इसमें हम लोग थोड़ी सी उसको ना मजीद उसको विड्थ और हाइट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं देती हूँ उसको। ठीक है, विड्थ दे देते हैं हम इसको, विड्थ इक्वल टू, मैं कह देती हूँ 50 px। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से हम इसको ड्रैग करके इसको जितना भी हमें बड़ा करना है हम कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि ये उसने ऐसे ही लिख दिया है, मतलब ये हमने लिख दिया है वैल्यू में हम चाह। ठीक है, तो ये रेज नहीं हो रहा, हाँ रेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये देखिए, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रही हूँ। ठीक है, इसको, तो ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ असूलन क्या होना चाहिए था, हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये रेज हो जाए, जैसे कि यहाँ पर तो उसने नहीं लिखा कुछ भी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं। ठीक है, ये जो हमने राइट योर मैसेज ये लिखा है, इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं और इसको हम प्लेस होल्डर में डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्लेस होल्डर, ठीक है प्लेस होल्डर डालेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ उसको डिस्प्ले हो कि यहाँ पर उसने ये लिखना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि उसने यहाँ पर करना क्या है। ये देखें, राइट योर मैसेज आया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है। ठीक है, मैं लिखूंगी तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ भी लिखूंगी तो ये रिमूव हो जाएगा, हमें नजर नहीं आएगा। यहाँ पर मैं लिखती हूँ आई हैव दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो हमारे पास रिमूव हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम अपने ये क्या था, इसमें क्यों नहीं उसने शो करवाया, क्योंकि इसमें हमने लेबल में उसको कुछ नहीं दिया। मतलब ये जो हमारे पास पासवर्ड था, इसमें हमने लेबल नहीं ऐड किया। हम लेबल ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, एंटर योर पासवर्ड कर दिया, अब वो हमें शो कराएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये हमें, ये भी हमें हम इसके दरम्यान भी ब्रेक लगा दें। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेक लगा दी हमने, हमने यहाँ भी ब्रेक लगा दी। हम चाहते हैं ये भी नेक्स्ट लाइन में हो। ठीक है, हर लेबल के बाद जो है वो हमने ब्रेक लगा दिया है। तो अब हमें ये नेक्स्ट लाइन भी शो कराएगा, एंटर योर नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर किया, एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पर अपनी जो भी मैसेज है आप वो डिस्प्ले करवाएं। ठीक है, और अब हम एक बटन बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बटन बनाएंगे, बटन बना दिया। ठीक है, बटन में हम लिख देते हैं वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ओके, यहाँ पर सबमिट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर उसने एक बटन बना दिया जिसमें सबमिट लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी ये भी एक गुड प्रैक्टिस है, आप बटन को एक वैल्यू दे दें। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ओके, ये हो गया हमारे पास, एक हमारा फॉर्म बन गया, बेसिक से एक फॉर्म बन गया हमारा। ठीक है, ये हमने क्यों वैल्यूज आईडीज ये सब क्यों देते हैं, ताकि हम जब उसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करें तो ये इजी हो जाए। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको ऐड किया था, इस वाले को, इस लिंक को, फाइल को लिंक किया था, वहां पर हम कहाँ किया ये। ठीक है, गो टू आवर होम पेज, नहीं, फिल आउट द फॉर्म, हम लिखते हैं डू रजिस्टर योर सेल्फ, या फिर रजिस्टर योर सेल्फ सिंपली। ठीक है, हम लिखते हैं रजिस्टर योर सेल्फ। ठीक है, ये हमने कर दिया, और यहाँ पर भी हम कहते हैं फॉर्म, फिल द फॉर्म। ठीक है, लेट्स ये यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्टर योरसेल्फ, और यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास जो लिंक पे शो हो रहा है वो हो रहा है फिल द फॉर्म। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी एंटर करें यहाँ पर। ठीक है, लास्ट नेम एंटर करें। ठीक है, पासवर्ड दे दें उसको कुछ भी, थॉट्स लिखें। ठीक है, आई वॉन्ट टू रीच
out to you for making a website। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्यूरी लिख दी। यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। रीचिंग आउट टू यू, ठीक है, हमने यहाँ पर सबमिट किया, उसने इरेज कर दिया। उसने रिमूव क्यों कर दिया? फॉर्म्स में क्या होता है, फॉर्म्स में डेटा जो है यहाँ से फेच होके वो स्टोर होता है डेटाबेस में जाकर। हमने इस पे कुछ भी बैकएंड पे कोई पीएचपी या कोई भी हमने लैंग्वेज नहीं लगाई, कोई कोडिंग नहीं की, तो इसने सिंपली हमारा डेटा जो है वो रिमूव कर दिया है कि फॉर्म फिल हो गया आपका। ठीक है, जो भी फंक्शनैलिटी थी फॉर्म की वो अच्छे से परफॉर्म हो चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट होता है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया होता है, सेलेक्टिंग, अच्छा ऑप्शंस होती हैं कुछ, ठीक है, कि आप क्या क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। तो आप कोई मेन्यू एक प्रोवाइड करते हो, उसमें से कुछ सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो वो अब मैं इसको सिंपली यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, Ctrl+C, और मैं जाती हूँ, ठीक है, अपने फॉर्म में जाती हूँ, ठीक है, और फॉर्म में सिंपली मैं इसको जाके पेस्ट कर देती हूँ, वी टैग, Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक सेलेक्ट की ऑप्शन होती है, सेलेक्ट का टैग होता है, सेलेक्ट के टैग में आपने ऑप्शंस, सेलेक्ट का टैग क्या करता है, इसको फॉर्मेट कर देते हैं हम, ठीक है। ये हमने एक सेलेक्ट का टैग बनाया, उसमें ऑप्शंस डाल दिए, ठीक है। अब एक रेडियो बटन भी हम बनाएंगे अभी, ठीक है, रेडियो बटन्स भी बनाते हैं हम, ठीक है। अभी इसकी आउटपुट देखते हैं हम। ये देखें, इसमें उसने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, आप कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई सी एक हम इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगी फॉर्म का, ठीक है, जिसमें ये सारा कंप्लीट आपको फॉर्म बनाना सिखा दूंगी, ठीक है, सीएसएस भी लगा देंगे। अभी हम इसको जरा जल्दी से रैप अप करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, इससे हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। वैलिडेशन एंड सबमिशन, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म में कुछ इस तरह के रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा जो फील्ड होगी वो रिक्वायर्ड हो जाएगी, उसके बगैर हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने इनपुट कोई टाइप इज इक्वल टू ईमेल है या नेम इज इक्वल टू ईमेल है, उसके ऊपर हमने रिक्वायर्ड डाल दिया, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड कर दूं अगर, ठीक है, इसको हमारा जो नेम है उसको मैं रिक्वायर्ड कर दूं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से जाके इसको रिक्वायर्ड लिख दूंगी, ठीक है। तो वो अब क्या होगा, अब सिंपली जब हम अपने फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, ठीक है, तो इसको फिल किए बगैर, मैंने इसको फिल नहीं किया, ठीक है, पासवर्ड दे दिया, मैंने यहाँ पर भी कुछ लिख दिया, ठीक है, मैंने सबमिट किया, तो वो सबमिट नहीं होगा, वो कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। पहले अगर हम ये करते तो वो ऐसा कुछ भी ना कहता, ठीक है। मैं यहाँ पर जाती हूँ और मैं इसको रिक्वायर्ड को खत्म कर देती हूँ, ठीक है। अब देखें, वो नहीं कहेगा, वो सबमिट कर लेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, पासवर्ड एंटर किया मैंने, आई आई हैव प्रॉब्लम, ये एंटर कर दिया, सबमिट किया, उसने सबमिट कर लिया, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको रिक्वायर्ड किया था, हमारे फर्स्ट नेम को मैंने रिक्वायर्ड फील्ड कर दी थी, तो उसने फिल आउट नहीं किया था फॉर्म, और उसने मुझे एक पॉपअप दिखाया था कि आप इसको फिल करें प्लीज, ठीक है। तो ये भी था, ये भी हम यूज कर सकते हैं कुछ वैलिडेशंस लगाने के लिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि जो चीज हम चाहते हैं कि हम फॉर्म में लाजमी लें, ठीक है, यूजर वो लाजमी एंटर करे, तो हम वो कर सकते हैं, ठीक है। सबमिशन के लिए हम एक्शन और मेथड का यूज कर सकते हैं, पोस्ट और गेट मेथड्स होते हैं, उसको हम डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। अब सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होती है, सिमेंटिक एचटीएमएल वो होती है जो हमारे एचटीएमएल में कोई मीनिंग्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमारे एचटीएमएल के कोड को मीनिंग्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल का हम यूज कर सकते हैं, सेक्शन का यूज कर सकते हैं, हेडर का यूज कर सकते हैं, फुटर का यूज कर सकते हैं, नैप नैप बना सकते हैं साइट, ठीक है। ये सारे जो है वो सिमेंटिक एचटीएमएल है, ठीक है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल, आप एक वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, उसमें आपने नैप बार बनानी है, ठीक है। आप एक वेब पेज बना रहे हैं, ये है फॉर्म का, मैं यहाँ पर जाती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट में मैं एक नैप बार, इसको नैप बार में कर देती हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है। हाँ, हम इस सारे को मेन में भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेन बना दिया मैंने, ठीक है, और इस सारे को मैंने मेन में कर दिया, कंट्रोल। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि उससे सेक्शनिंग हो जाती है, ठीक है, मतलब हमारे जो कोड है ना वो इजी टू रीड हो जाता है, जब हम कोई भी दूसरा डेवलपर आके उसको रीड कर रहा है, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए, तो वो इजी टू रीड होता है, ठीक है। एसईओ के लिए गुड प्रैक्टिस है अगर हम इस तरह के ये यूज करते हैं, ठीक है, ये सारे। तो
आई सजेस्ट कि ये जो भी इस तरह के हैं वो आप लोग जरूर यूज करें। नैप बार एक बना लेते हैं, ठीक है, एक नैप के नाम से मैंने किया, ठीक है। उसके अंदर हम बिल फर्ज हम कोई भी प्रिंट कर चाह रहे हैं, एल आई बना लेते हैं, ठीक है। अब एल आई को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, यूएल में, ठीक है, यूएल में हमने कर लिया, एक्स, ठीक है, कंट्रोल बी, सही हो गया। अब मैं एल आई बनाती हूँ, मैं यहाँ पर कहती हूँ होम, ठीक है। इसके बाद एक और मैं कहती हूँ अबाउट, ठीक है। इसके साथ ही और मैं कहती हूँ प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, ये हो गया। अब हम जाके चेक करते हैं। देखें उसने क्या किया है, उसने हमारा एक नैव बार बना दी। अब नैव क्या होती है, वो हमें स्टार्टिंग में ऊपर डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो उसने हमें ये नैव बार बना दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने नैव बार अनऑर्डर्ड लिस्ट में बनाई है, तो हम इस तरह से उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे प्रोजेक्ट्स कैसे, अब आप इसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने एक सिर्फ रफ सा एक सारी चीजों को इंक्लूड करने के लिए इस तरह से एक वेब पेज बनाया है, ठीक है। ये देखिए हमारा वेब पेज कितना बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा था फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं हम सिमेंटिक, अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होती है, मतलब सिमेंटिक एचटीएमएल हम क्यों यूज करें। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग सिमेंटिक एचटीएमएल इसलिए यूज करते हैं ताकि एसईओ जो है वो अब अच्छी हो जाए, ठीक है। एसईओ बहुत जरूरी होती है वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, तो वो अच्छी हो जाए, कंटेंट बेटर अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, इजी टू रीड हो। तो इस सारे के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर चलें, ये एक बात की है कि हम लोग आईडीज वगैरह भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक होम पेज बनाया हुआ है, ठीक है, और मैं उसको यहाँ पर दूसरे फाइल को यहाँ पर वो करना चाहती हूँ कि जब ये यहाँ पर क्लिक करें होम पे, ठीक है, तो ये रीडायरेक्ट हो जाए दूसरे पेज पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एज, मतलब ये सेक्शंस के लिए है, ठीक है। सेक्शंस को डिव को हमने जब भी ये डिव बनाते हैं उसमें आईडी देते हैं, तो उसको हैश से हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर इस डिव को मैं कह देती हूँ, ये पैराग्राफ है, मैं यहाँ पर कहती हूँ होम पेज, यहाँ पर, या फिर प्रोजेक्ट्स कह देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट्स कह दिया, ठीक है। और मैंने इसके अंदर इसको, इस हेडिंग को एक डिव में डाल दिया, ठीक है, एक डिव में डाल दिया। और इसको मैंने, ये मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है, कि ये हम कैसे करते हैं, हेडिंग और इस पी को, ठीक है। ऑलरेडी ये डिव बना हुआ है। डिव स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओके, सो मैं इस पी को, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक डिव बन चुका है, ठीक है, ये डिव बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम लोग एक आईडी दे देते हैं इसको, डिव एक आईडी दे देते हैं प्रोजेक्ट्स के नाम से, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के नाम से एक आईडी दे दी। और अब मैं थोड़ा सा अपने वेब पेज को बड़ा कर लेती हूँ यहाँ से, ताकि जो है ये मुझे थोड़ा सा शो, थोड़ा लंबा शो हो, ठीक है, कंट्रोल सी किया। और इसी को मैं पेस्ट कर लेती हूँ प्रोजेक्ट्स से पहले, कंट्रोल वी, ठीक है, बस अपने वेब पेज को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सारा, इसको एक दफा फॉर्मेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने उसको वहां पर बना दिया, मैंने एल आई में यहाँ पर उसको मैं कह देती हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो वेब पेज है वो उसकी क्या हालत है। अच्छा, ये मैंने इसको कर दिया है, बहुत अजीब लग रहा है, चलें कोई नहीं। इसके हम थोड़ा सा कलर इसका येलो कर देते हैं, ताकि ये ना देखने में खौफनाक ना लगे, ठीक है। बेशक रीडेबिलिटी नहीं भी होती तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, ठीक है। मैंने ये हमने बना लिया। वेब पेज में दोबारा से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इससे मैंने सिर्फ स्पैन को चेंज किया है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैंने चेंज करना था येलो, ठीक है, येलो कर दिया। और उसका जो कलर है वो मैं सिंपल ही रहने देती हूँ, कलर को नहीं चेंज करी, ठीक है। लेट्स सी, अभी देखिए ये उसने, अब मुझे सब में चेंज करना पड़ेगा, चलें इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। अभी हमारा वेब पेज है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूँ ना,
तो मैं प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में चली जाऊँ। प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन ये है, ये प्रोजेक्ट्स है और ये वाला प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँ प्रोजेक्ट्स पे तो वो मुझे प्रोजेक्ट्स के सेक्शन पे ले जाए। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिंक ऐड कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर लिंक ऐड कर दूंगी एक का, ठीक है। और यहाँ मैं कहती हूँ हैश, ठीक है। और जो मैंने प्रोजेक्ट्स के नाम से बनाया है, आईडी दी है मैंने उसको, वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको होम लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने, सॉरी होम पे बना दिया मैंने, सॉरी होम पे लगा दिया मैंने, इसको मैंने प्रोजेक्ट्स पे लगाना था, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ होम ही लिख रही हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट्स पे मुझे लगाना है, कंट्रोल वी किया मैंने, कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है प्रोजेक्ट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा। अब मैंने प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया तो वो मुझे सिंपल यहाँ ले आई, ये प्रोजेक्ट का सेक्शन था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो उसने मुझे ये डिस्प्ले करवा दिया। दोबारा से देखते हैं, मैंने प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया, मतलब हम HTML का अपने एक पेज में उसको कॉल कर रहे हैं दूसरे सेक्शन को, ठीक है। ऐसा होता है ना, वेबसाइट पे हम जाते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट इसका सबसे नीचे होता है, लेकिन नैप बार में जब हम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हम बिल्कुल बॉटम, वेबसाइट के बॉटम पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया तो मैं प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे मूव हो गई, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हमने अपने कोड में CSS को कैसे ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे रह गए हैं। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि न्यूज लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है, उसी लाइन से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्पैन यूज किया, हमने एंकर टैग यूज किया, इमेज का टैग यूज किया, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया, EM का टैग यूज किया, ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हम न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ये हम लोग अपने ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज के टैग के अंदर डिव का टैग नहीं आ सकता, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो H1 है, H2, मतलब हेडिंग्स के सारे टैग्स हैं, पैराग्राफ्स के सारे टैग्स हैं, डिविजन्स के टैग्स हैं, ये सारे जो हैं वो हमारे पास क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डिव का, पी का, ये पैराग्राफ, हेडिंग, सेक्शन, टेबल, लिस्ट के, ये सारे जो टैग्स हैं वो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स है। ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टार्ट विद न्यू लाइन होते हैं, कैन कंटेन बोथ इन लाइन एंड अदर ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। सो इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स भी देख लिए हमने। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लिंकिंग CSS टू HTML। हमने अपनी CSS फाइल को HTML के साथ लिंक करना, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। CSS की तीन तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। हम इस टाइम तक हम इनलाइन CSS को देख देख चुके हैं। ये जो हम लोगों ने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करके जितनी भी CSS लगाई है यहाँ पर, ठीक है, स्टाइल के एट्रीब्यूट यूज करके जो हमने CSS यूज किया वो इनलाइन CSS है, ठीक है, इनलाइन CSS। और जो इंटरनल CSS होती है वो क्या होती है कि हम लोग एक स्टाइल का एक टैग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी मैं, चले स्टार्टिंग में ही हम कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर एक स्टाइल का एक टैग ओपन कर लिया, ठीक है। इसके अंदर जो हम CSS करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं किस पे करूँ, प्रोजेक्ट्स पे कर लेते हैं, ठीक है। तो div को मैं किससे कॉल करूंगी, हैश से, ठीक है, हैश प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपनी ये वाली स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनल CSS पे। मैं यहाँ पर उसको कह देती हूँ कलर, कलर चेंज कर लेते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, अभी हम यही कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इसका कलर कर देती हूँ, कलर हम कर देते हैं पर्पल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं उसका वाइट, वाइट तो ऑलरेडी ही है बैकग्राउंड हम, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, डीक वाइट कर दिया हमने, ठीक है। तो मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया, उस तरह से मुझे रीडायरेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इंटरनल CSS भी ऐड करके आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। हमारे पास एक थर्ड टाइप है जो कि है एक्सटर्नल CSS, लिंकिंग टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल विद द लिंक एलिमेंट, ठीक है। अब हम लिंक एलिमेंट यूज करेंगे और लिंक एलिमेंट यूज करते हुए हम लोग अपनी CSS फाइल को अटैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं जाती हूँ, एक CSS की फाइल बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने बंद कर दिया, यहाँ पर एक मैंने बना ली CSS स्टाइल डॉट CSS बना लेती हूँ, ठीक है, स्टाइल्स डॉट CSS, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टाइल्स डॉट CSS के नाम से बना दी। और अब मैं वही वाली जो मैंने किया था,
ठीक है, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं जाके इसको पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं जाऊंगी तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यू कैन सी देयर इज नो चेंज ऑन आवर वेबसाइट। प्रोजेक्ट पे गए, हमारी सीएसएस नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि हमने सीएसएस की फाइल तो बना लिया लेकिन उसको लिंक नहीं किया। लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक टाइटल से बेशक पहले लगा लेते हैं, एक लिंक का हम टैग लगाएंगे, लिंक आरएल स्टाइल शीट, और href में हम क्या करेंगे, उसका नाम दे देंगे, फाइल का नाम स्टाइल्स डॉट सीएसएस। वो हमने दे दिया। ठीक है, अब हम कंट्रोल एस करके जब जाएंगे तो हमारे पास देखें सीएसएस अप्लाई हो गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज की इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में जो हम चीजें देख चुके हैं, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देती हूँ। ठीक है, तो जो चीजें हमने देखी हैं, ठीक है, ठीक है, ये इंटरनल इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस की एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोट की है। ठीक है, अब हम ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो जो चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा है कि हम अपने कोड में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा है कि हम फाइल फोल्डर कैसे यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फोल्डर कैसे ओपन करते हैं, फिर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ से जाके न्यू फाइल पे जाके हमने फाइल क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, अगर तो आपको फोल्डर खुला हुआ है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है फोल्डर पर, उसके अंदर फोल्डर बनाते कैसे, इमेजेस का फोल्डर, वो भी हमने देखा। ठीक है, हम लोगों ने जो लिखना था, ठीक है, डॉक टाइप एचटीएमएल सारा स्ट्रक्चर हमने एक्सक्लेमेशन साइन सिंपल एंटर करना था, और उसके बाद ये सारा कोड आ जाना था। टाइटल में हम वो लिखेंगे जो हम टैब में शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने हेड बॉडी में सारा कुछ किया। ठीक है, मेन बना लिया, nav बार कैसे बनाइए, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाइए, ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाइए, हेडिंग्स क्या थी, डिवीजन्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके पैराग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। इनलाइन सीएसएस कैसे यूज की है। ठीक है, डिव्स को एचटीएमएल के एक सेक्शन में, मतलब एक फाइल में एक सेक्शन को कैसे कॉल करना है। ठीक है, फाइल में दूसरी फाइल को कैसे ऐड करना है, ये सारा कुछ देख चुके हैं। इमेजेस कैसे ऐड करनी है, गूगल से इमेज कैसे लेनी है, फॉर मतलब ऑनलाइन इमेज कैसे डालनी है, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, ये सारा कुछ देख चुके हैं। ये सारी टर्म्स हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, आई फ्रेम देख लिया, वीडियो ऑडियो देख लिया, टेबल कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ देख चुके हैं। अगर कुछ भी इसमें से कुछ स्किप हो गया या आपको नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर जो टेक माइंड्स की व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें मैसेज करके पूछ लीजिएगा, बताइएगा जरूर। ठीक है, और एंड थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया मुझे भी ये फर्स्ट वीडियो बनाकर। तो आप लोग इसको देखें और जरूर बताएं कि आपको कोई चीज भी अगर नहीं समझ आई, कोई कॉन्सेप्ट भी, और इंशाल्लाह बहुत जल्द सीएसएस की वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।